नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नीतिश एक्सप्लेन्स में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज़। पूरी लक्ष्मीकांत बुक को कवर करेंगे हम एक ही सीरीज़ में। ये सीरीज़ आपके लिए यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। टोटल 50 क्लासेस में हम इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करेंगे और आपको हर वीक में 3 क्लासेस इंडियन पॉलिटी की मिलेंगी, जिसमें हम एक दिन छोड़कर एक दिन आपके लिए लेकर आएंगे इंडियन पॉलिटी का कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सभी क्लासेस फ्री रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको किसी भी पॉलिटी की टर्म को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो पहली क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हम प्रीएम्बल के साथ, क्योंकि हमारे संविधान की भी इंट्रोडक्शन थी प्रीएम्बल, और प्रस्तावना से ही शुरू करेंगे हम अपनी सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रीएम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली क्लास की, प्रीएम्बल की, प्रस्तावना की। तो वो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले प्रस्तावना का यूज़ किया अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में? वो देश था अमेरिका। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रीएम्बल का यूज़ किया गया। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल की शुरुआत है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम देख सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से शुरुआत हो रही है। आगे देखेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होगी। तो ये काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इसी बात को लेकर ही कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इंडिया के प्रीएम्बल की तुलना डेक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से भी की है। तो चलिए बात करें प्रीएम्बल के क्या क्या वर्डिंग्स यूज़ की हैं प्रीएम्बल के लिए अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने। तो प्रीएम्बल जो है उसको कहा जाता है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस। तो ये हमारे संविधान की इंट्रोडक्शन है, ये हमारे संविधान की भूमिका है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे संविधान के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो इट कंटेन्स समरी और अ सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी समरी, पूरा संक्षिप्त रूप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा गया है। इसी को लेकर एक बहुत एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था N.A. पालकी वाला। उन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के इक्विवेलेंट है। तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड के तुल्य है। प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस बेसिस पर ऐड किया गया, किसने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल नाम की चीज़ होनी चाहिए? तो वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो रेजोल्यूशन, वो प्रस्ताव जिसमें उन ऑब्जेक्टिव्स, उन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया था जो उद्देश्य हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बनने वाले थे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पर ही प्रीएम्बल की कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसको मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो उन्होंने प्रीएम्बल में जो जो वर्डिंग्स कही इसको बिल्कुल वैसे ही अडॉप्ट किया गया और वही चीज़ें
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल का बेसिस बनी। तो इसी चीज़ को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलग अलग केसेस में फैसले सुनाती है कि प्रियम्बल की किसी ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट ना जाए कोई भी लॉ। तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम इसके सिग्निफिकेंस में। प्रियम्बल की टेक्स्ट, प्रियम्बल के अंदर क्या क्या लिखा गया। तो प्रियम्बल में मेनली 4 कंपोनेंट्स का जिक्र किया गया है। वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो वो 4 कंपोनेंट्स हैं सोर्स। प्रियम्बल में पावर का सोर्स दिया गया है, मतलब ये बताया गया है कि संविधान के पास या लेजिस्लेचर के पास, न्यायपालिका के पास या विधान पालिका के पास जो पावर है वो कहाँ से आएगी? वो पावर आएगी लोगों से। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो हैं लोग। दूसरी चीज़ जिसका जिक्र किया गया प्रियम्बल में वो है नेचर ऑफ स्टेट का। जो हमारा देश भारत है वो किस तरह की स्टेट होगा? वो एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा। तो आप इन वर्ड्स को यहाँ पर देख सकते हैं। सोर्स ऑफ पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, और नेचर ऑफ स्टेट जो है वो शो हो रही है इन 5 वर्ड से: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इसके उद्देश्य क्या होंगे? हमारा संविधान किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है? तो वो जो उद्देश्य हैं उनको लिखा गया ऑब्जेक्टिव्स में। तो ये ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होंगे? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये आप देख सकते हैं संविधान में, संविधान के प्रियम्बल में, कि जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote them among all, fraternity। तो जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, आज़ादी, इक्वलिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और ये सभी ऑब्जेक्टिव्स ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अलग अलग आर्टिकल्स द्वारा फुलफिल किए जाएंगे। तो इसकी जो चौथी कंपोनेंट है प्रियम्बल की वो है इसकी डेट ऑफ एडॉप्शन। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो किस डेट को एडॉप्ट किया गया था? वो एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे की फॉर्म में भी मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसकी टेक्स्ट में से हमें 4 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि सोर्स ऑफ पावर क्या है, नेचर ऑफ स्टेट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है। तो इसी को लेकर हम आगे चलते हैं। हम अपने पूरी जर्नी के दौरान जो हम करेंगे इन प्रियम्बल को एक्सप्लेन करने में, इस प्रियम्बल को एक्सप्लेन करने में, तो उसमें हम टोटल 9 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो वो 9 कीवर्ड्स क्या हैं? तो वो कीवर्ड्स हमने अभी देखे: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 1, 2, 3, 4 और 5। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी 6, 7, 8 और 9। इन टोटल 9 कीवर्ड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। इनकी सभी डायमेंशंस को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने यूपीएससी या स्टेट लेवल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में
इनसे रिलेटेड किसी भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कीवर्ड से। जो पहला कीवर्ड है वो है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है कि इंडिया जो है या जो भी कंट्री सोवरेन होगी वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो किसी पर आश्रित नहीं है और ना ही वो किसी और देश का डोमिनियन है। मतलब कोई और देश इस पर राज नहीं कर रहा। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, आज़ाद स्टेट है। तो इसके बारे में कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप और यूएनओ की मेंबरशिप को लेकर कुछ विवाद हुआ था कि हमारे पास कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है, हम कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस का पार्ट हैं, तो जो कॉमनवेल्थ का हेड है ब्रिटेन, हम उसके अंडर हैं। बट ऐसा नहीं है। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप किसी भी तरह से हमारी सोवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करती, हमारी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट नहीं करती। बिल्कुल ठीक इसी तरह से यूएनओ की मेंबरशिप भी हमारी सोवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करती। तो इंडिया क्योंकि सोवरेन है, इसीलिए ये किसी भी फॉरेन कंट्री की कोई टेरिटरी, कोई उसका हिस्सा अक्वायर कर सकता है या अपना हिस्सा किसी फॉरेन टेरिटरी को दे सकता है, फॉरेन कंट्री को दे सकता है। तो वो पूरी तरह से इसके अधिकार क्षेत्र में है और ये पूरी तरह से अपने फैसले लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। तो ये था हमारा पहला कीवर्ड सोवरेन। चलिए बात करते हैं दूसरे कीवर्ड सोशलिस्ट की। ये जो सोशलिस्ट कीवर्ड है ये हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd सीए से, मतलब 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था इसको बनाया गया था 1976 में, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था इसके द्वारा सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था। एक्चुअली में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो ये तीनों वर्ड्स हम बाद में देखेंगे, लास्ट में इसकी अमेंडेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो जब तक ये वर्ड ऐड नहीं किया गया, मतलब 1976 से पहले, तो क्या हमारा देश सोशलिस्ट नहीं था या हमारे संविधान में सोशलिस्ट एलिमेंट्स नहीं थे? तो इससे पहले भी हमारा देश सोशलिस्ट था। कुछ सोशलिस्ट कंटेंट हमारे संविधान में पहले से मौजूद था। वो सोशलिस्ट कंटेंट क्या था? वो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं सरकार के लिए या राज्य के लिए, उनके द्वारा हमें सोशलिस्ट कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी मिलती थी। हालांकि कांग्रेस ने भी अपने आबादी सेशन में, आबादी नाम की जगह पर उनका एक सेशन हुआ था 1955 में, ये प्रण लिया था कि वो इंडियन सोसाइटी को सोशलिस्टिक पैटर्न पर बनाएंगे। इंडियन सोशलिज्म जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है उसका मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में यही चीज़ का फ़र्क है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मतलब सरकार और लोग किसी भी इकोनॉमिक रिसोर्स या किसी भी रिसोर्स जो हमारी टेरिटरी में मिलता है उस पर अपना अधिकार जता सकते हैं। जबकि कम्युनिस्ट सोशलिज्म में सभी रिसोर्सेज, उस टेरिटरी के अंदर मिलने वाले सभी संपत्तियों पर
सिर्फ और सिर्फ सरकार का अधिकार होता है, ना कि लोगों का। हमारा जो देश है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करता है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है कि हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, सरकार और लोग संपत्ति को शेयर करेंगे। हमारा सोशलिज्म जो है उसमें गांधीज़म का ज़्यादा रोल प्रेजेंट है। सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल्स हालांकि डाइल्यूट हुए हैं, इनका असर जो है वो कम हुआ है टाइम के साथ। तो वो क्या इवेंट्स थे जिनको लेकर सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल्स कम हुई? वो इवेंट्स थे एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो इनको लेकर जो सोशलिस्टिक कंटेंट है वो डिक्रीज हुआ है, डाइल्यूट हुआ है हमारे देश की पॉलिसीज़ में। तो ये कब से आया था? 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिनके कारण सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल्स कम हुए हमारे देश की पॉलिटी में। तो इसके बाद हमारा जो तीसरा कीवर्ड है वो है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि हमारा देश एक सेक्युलर देश है। सेक्युलर वर्ड भी हमने ऐड किया था 42वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा 1976 में। इससे पहले जो सेक्युलर कंटेंट था हमारे संविधान में वो रिप्रेजेंट होता था आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट थे। तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 से 28 तक वो शो करते थे हमारे देश का, हमारे संविधान का सेक्युलर कंटेंट। हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव कंसेप्ट पर बिलीव करता है, ना कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट पर। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हमारे देश में सभी धर्मों के लिए बराबर की सपोर्ट है और बराबर की स्टेटस हर धर्म को दी गई है। तो आप देख सकते हैं हमारे देश में जो मेन धर्म है, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन सभी को बराबर के सपोर्ट सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। जबकि नेगेटिव कंसेप्ट में सरकार किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करती। तो नेगेटिव कंसेप्ट की बजाय हमारे देश में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है। इसके बाद जो फोर्थ कीवर्ड है वो है डेमोक्रेटिक। तो हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेसी है। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में। तो डेमोक्रेसी का आखिर मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर जो है, सबसे बड़ी पावर है, वो होती है लोगों के पास। लोग ही सुप्रीम हैं। लोग अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते हैं। लोगों के द्वारा ही कानून बनाए जा सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो पॉपुलर सोवरेनिटी के बेसिस पर बनाई गई है। पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब लोगों के पास अल्टीमेट पावर है। डेमोक्रेसी दो तरह की है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो है जिसमें लोग खुद सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं। मतलब कानून बनाना हो तो भी लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, किसी कानून को ख़त्म करना हो तो वो भी लोग डायरेक्टली कर सकते हैं।
इस तरह की जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो प्रेजेंट है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करने के लिए, लागू करने के लिए 4 मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम किसी मुद्दे को लोगों के पास भेजा जाता है ताकि लोग उस पर अपनी राय दे सकें और उस मुद्दे को पास कर सकें या रिजेक्ट कर सकें। इनिशिएटिव, लोग खुद किसी मुद्दे को इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब वो सरकार को कह सकते हैं कि हमें इस मुद्दे पर कानून चाहिए। रिकॉल, लोग जो हैं वो किसी मुद्दे को लेकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को वापस बुला सकते हैं या किसी कानून को वापस लेने के लिए सरकार को दबाव बना सकते हैं, उसके लिए रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो ये 4 मेथड्स हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स के रूप में काम करते हैं। इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं और यही रिप्रेजेंटेटिव्स जो गवर्नमेंट बना रहे हैं वही कानून बनाते हैं, मेक द लॉज। तो जो रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी है वो फर्दर 2 तरह की होती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसमें पार्लियामेंट बनती है लोगों के चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जिनमें से कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री हो सकते हैं जिनको हम एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लेजिस्लेचर। मतलब ये पार्लियामेंट के लिए की तरफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी किसी भी पॉलिसी या एक्शन के लिए। तो आपने देखा ही होगा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों को पार्लियामेंट या विधानसभा में जवाब देने होते हैं अपने किसी भी किए गए काम को लेकर। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो इंडिया का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो किन किन फीचर से शो होता है। तो हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सभी एडल्ट 18 साल से ऊपर के लोगों को वोट डालने का अधिकार है। पीरियोडिक इलेक्शंस हैं, यहाँ पर 5 साल या जो भी टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है किसी भी पोस्ट के लिए, उसके लिए इलेक्शंस होते हैं। विधानसभा, पार्लियामेंट, इन सभी के लिए 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब कि कानून ही सर्वोच्च है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। जुडिशरी या न्यायपालिका पूर्णतया इंडिपेंडेंट है, वो सरकार पर डिपेंड नहीं करती अपने किसी भी फैसले के लिए या किसी भी अन्य काम के लिए। तो जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों तरह की डेमोक्रेसीज का सुमेल है। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट कीवर्ड के बारे में। जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है रिपब्लिक। ये हमारे देश की नेचर को एक्सप्रेस करने वाला 5th और लास्ट वर्ड है रिपब्लिक। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो 2 तरह की होती है, एक होती है मोनार्की और दूसरी होती है रिपब्लिक। जो मोनार्की है उसमें हेरेडिटरी हेड है, मतलब किंग या क्वीन जो है वही हेड होते हैं और उनके वंश के जो आगे लोग आएंगे वही हेड बनते रहेंगे। उसमें लोगों के द्वारा कोई चुनाव नहीं होंगे, लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि उनका किंग या क्वीन कौन बनेगा। मगर जो एक रिपब्लिक है वहाँ पर इलेक्टेड हेड होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक फिक्स्ड टर्म के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, जो समय पहले से संविधान में फिक्स किया गया है
उतने टाइम के लिए चुना जाता है। तो ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें हेड इलेक्टेड हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक फिक्स्ड टाइम के लिए चुना गया हो, उस तरह की डेमोक्रेसी को रिपब्लिक कहते हैं। तो जो रिपब्लिक है उसमें पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो है वो लोगों के पास है, किसी एक पर्सन के पास नहीं है। तो ये जो प्रोविज़न है, ये जो प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ये सिद्ध करती है कि हमारे देश में कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, इसीलिए किसी के साथ कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो ये हमारे देश की नेचर, हमारे संविधान की नेचर को शो करने वाले 5 कीवर्ड्स थे। तो अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको शो करने वाले 4 कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहला कीवर्ड है हमारे पास जस्टिस, मतलब न्याय। हमारे देश की प्रणाली, संविधान इस तरह का है कि हमारे देश के लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों तरह का न्याय जो है वो मिले। और इसको सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिए गए हैं। ये जो वर्ड है जस्टिस, इसको लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से 1917 की। तो सोशल जस्टिस का क्या मतलब है कि सभी लोगों को बराबर इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, किसी भी पर्सन से उसकी जाति, रंग, उसके रिलीजन, किसी भी तरह के। सोशल जस्टिस का मतलब है सभी लोगों को बराबर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सभी लोग कानून की नज़र में एक जैसे हैं, किसी से भी लिंग, जाति और जन्म के स्थान आदि के बेसिस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हमारे देश में कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं होगी, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसके लिए कुछ अलग कानून में रियायतें दी गई हों। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि हमने इन इक्वलिटीज़ को रिमूव करना है। जो हमारे देश में बहुत अपर क्लास या बहुत लोअर क्लास है, जो बहुत गरीब तबका है या बहुत अमीर तबका है, उनमें जो इनइक्वालिटी है, ये जो डिफरेंस है उसको कम करना है। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दोनों को मिलाकर कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो तीसरा जो जस्टिस है वो है हमारे पास पॉलिटिकल जस्टिस। सभी के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं और इक्वल वॉइस है। इक्वल वॉइस का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून के सामने, कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका में, कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट में या विधानसभा में अपनी आवाज़ उठा सकता है, अपने विचार रख सकता है। सभी के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट हैं और इक्वल वॉइस है। जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है लिबर्टी। जो हमारे देश के लोगों को आज़ादी मिली 1947 में, और उसी आज़ादी को एक ऑब्जेक्टिव बनाकर, एक उद्देश्य बनाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। लिबर्टी का मतलब है, आज़ादी का मतलब है कि किसी तरह के कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं हैं, कोई पाबंदियां नहीं हैं। हालांकि किसी एक पर्सन की आज़ादी किसी दूसरे पर्सन के लिए मुसीबत ना बन जाए, इसीलिए इनको क्वालिफाइड बनाया गया है, नॉट एब्सोल्यूट। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास इतनी आज़ादी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर पाएँ। आपके पास तब तक ही आज़ादी है जब तक आपकी आज़ादी किसी दूसरे के लिए मुसीबत ना बने। तो ये जो आज़ादी है हमें मिली, इसको फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं। हमारे पास किस किस चीज़ की आज़ादी है जो फंडामेंटल राइट में दी गई है? वो है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ,
फेथ एंड वर्शिप। तो ये जो 3 वर्ड हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इन तीनों वर्ड्स को फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया, जो कि 1789 से 1799 तक चली थी। तो जंजीरें जो थी गुलामी की, उनको तोड़कर आज़ादी ली गई, और इस आज़ादी को इंश्योर करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स जो थे वो इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट कीवर्ड है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी का मतलब है कि किसी के पास कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सभी को स्टेटस और सभी को अपॉर्चुनिटी, मौक़ों के रूप में बराबर का अधिकार दिया जाएगा, सभी के पास सिविक, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी। तो इस इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से 18 तक दिए गए हैं, और यही हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, जिसके अंदर ये जो आर्टिकल्स हैं 14 to 18 आते हैं, और इसमें सभी तरह की इक्वलिटीज़ का जिक्र किया गया है। 2 और प्रोविज़न्स हैं, एक है आर्टिकल 325 और एक है आर्टिकल 326, जो कि फंडामेंटल राइट से बाहर है, फिर भी किसी न किसी तरह से इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। तो आर्टिकल 325 कहता है कि किसी भी पर्सन को इलेक्टोरल रोल में, मतलब मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज कराने से इनएलिजिबल, मना नहीं किया जा सकता, उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसकी कास्ट के आधार पर या सेक्स के आधार पर। तो किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में उसका नाम ऐड कराने से इनएलिजिबल अनाउंस नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 326 कहता है कि जो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के इलेक्शंस होंगे वो एडल्ट सफरेज के बेस पर ही होंगे, मतलब जो भी एडल्ट 18 साल से ऊपर की आयु के सिटीजन्स हैं हमारे देश के, उन सभी को वोट डालने का अधिकार होगा, और उन्हीं के वोट के बेसिस पर ही लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के इलेक्शंस होंगे। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39, जो कि कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर समान काम है तो समान वेतन देना अनिवार्य है। ये भी इक्वलिटी की ही एक डायमेंशन है। तो लास्ट कीवर्ड पर चलते हैं। लास्ट कीवर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है? ब्रदरहुड, भाईचारा। तो ये जो भाईचारा है, इसको प्रमोट करने के लिए हमारे संविधान में फ्रेटर्निटी वर्ड को प्रियम्बल में इंक्लूड किया गया। ये भी हमारे संविधान का एक उद्देश्य है, और इसको प्रमोट करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे संविधान में की गई वो है सिंगल सिटीज़नशिप। जो सिंगल सिटीज़नशिप है पूरे देश भारत के लिए, वो प्रमोट करती है ब्रदरहुड की सेंस को देश के सभी लोगों में। इसके अलावा जो आर्टिकल 51A है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं जिसको, उसमें भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, ये हर सिटीज़न की ड्यूटी होगी कि वो प्रमोट करे हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल। वो देश के सभी देशवासियों में भाईचारा और हार्मनी को प्रमोट करे और हमारे देश की अखंडता को बनाए रखे। फ्रेटर्निटी जो है वो 2 चीज़ें इंश्योर करती है। एक तो वो इंश्योर करती है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है कि वो एक इंडिविजुअल, एक पर्सन या एक इंसान की
डिग्निटी को प्रमोट करे, अपहेल्ड करके रखे, कोई भी ऐसा काम ना करे जो किसी पर्सन की डिग्निटी के अगेंस्ट हो। तो आर्टिकल 51 जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी ये कहता है कि टू रेनाउंस द प्रैक्टिसेस derogatory to the dignity of women. Every citizen to uphold, protect the sovereignty, unity and integrity of India. और दूसरी चीज़ जो इंश्योर करता है भाईचारा वो है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा 1976 में, और ये है हमारा वो तीसरा वर्ड जो 42वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। तो इसी फ्रेटर्निटी को इतनी वैल्यू दी गई है पूरी दुनिया में कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी भी मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो ये भी आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद रखने की बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास सभी कीवर्ड्स ओवर हो चुके हैं, पूरा प्रीएम्बल और उसकी असेंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। प्रीएम्बल की क्या इम्पोर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में अगर बात करें तो प्रीएम्बल हमारे संविधान की बेसिक फ़िलोसफ़ी को एक्सप्लेन करता है, फंडामेंटल वैल्यूज़ को बताता है जिनके बेस पर हमारे संविधान की पूरी नींव टिकी है। इसी को लेकर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट श्री के.एम. मुंशी, जो कि हमारे संविधान असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे, उन्होंने कहा था कि ये हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप मतलब ये उसका भविष्य है। ये भविष्य बताया जा रहा है कि हमारा देश जो है वो किस दिशा में अग्रसर होगा। इसके अलावा पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने भी कहा था कि ये हमारे संविधान की है। सर अर्नस्ट बार्कर जी ने कहा था की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रीएम्बल, और वो हमारे प्रीएम्बल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी बुक जो कि 1951 में लिखी गई थी, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, के शुरुआत में हमारे प्रीएम्बल को लगाया था, यूज़ किया था। तो इसके बाद एम हिदायतुल्लाह जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये हमारे जैसे यूएस का डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था वैसे ही बिल्कुल हमारे देश का प्रीएम्बल है, ये हमारी डेक्लेरेशन है इंडिपेंडेंस को लेकर। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके बाद अगर बात करें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ टाइम के साथ कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस हुए। जो सबसे पहला केस हुआ वो हुआ बेरुबारी यूनियन केस। हालांकि इस केस की डिटेल्स हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाली क्लास में करेंगे। सिर्फ आपको बेसिकली बता दूं कि ये जो केस था बांग्लादेश और इंडिया की कुछ टेरिटरीज़, कुछ एनक्लेव्स को लेकर था, और उसके लिए ये केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन की थी कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए तो यूज़ किया जा सकता है मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बेरुबारी यूनियन केस 1960 में। इसके बाद एक केस हुआ केशवानंद भारती केस, बहुत ही फेमस केस है जिससे हमारे देश को बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन मिली थी। तो ये वाला केस हुआ था 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है।
इट मीन्स उन्होंने अपने जो पुरानी डिसीज़न थी 1960 वाली बेरूबारी यूनियन वाली, उसको रिवर्स करते हुए ये फैसला दिया कि प्रियम्बल 1973 जब से इस केस का फैसला हुआ उस डेट के बाद से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसके बाद भी कई केसेस हुए, जिसमें से मेन केसेस में LIC ऑफ इंडिया केस, उसमें भी यही कहा गया कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे अंत में एनेक्ट किया गया था और उसमें एनेक्ट करने के टाइम पर यही क्वेश्चन रखा गया था कि द क्वेश्चन इज दैट प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डिसाइड करने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको अडॉप्ट किया गया। तो इसका मतलब यही निकलता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है, कोर्ट इसकी किसी प्रोविज़न को लेकर कोई फैसला नहीं दे सकती, कोई ऑर्डर नहीं कर सकती। ये नॉन एनफोर्सेबल है, इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। ये किसी तरह से भी पावर का कोई सोर्स नहीं है, ना ही ये किसी काम के लिए लेजिस्लेचर के ऊपर कोई रोक लगाता है। फिर भी ये हमारे संविधान की अलग अलग जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं इसकी अमेंडेबिलिटी की। प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में एक केस हुआ, केशवानंद भारती केस 1973 का। अभी हमने इसके बारे में बात की। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। हालांकि केशवानंद भारती जी की तरफ से ये प्ली लगाई गई थी कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 368 जो है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसको अमेंड किया जा सकता है मगर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किए बिना। अभी तक प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, 42वां संविधान संशोधन एक्ट 1976 वाला, जिसके अनुसार 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, इनको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया। तो ये थी हमारी प्रियम्बल की पूरी क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आप ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव क्लासेस चाहते हो, तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।